बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो सेक्शंस कवर करेंगे वो है 172 से ऑनवर्ड 177 तक। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन 172 आ जाता है। ये सेक्शंस जो हैं वो डील करते हैं बेलमेंट ऑफ प्लेज के रिलेटेड ये सब सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के रिलेटेड। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन जो आ जाता है वो 172 है। इसको वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको अच्छे तरीके से कवर करवाया हुआ है, लेकिन फिर भी इसका जनरल एक थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। बेरेक्ट लैंग्वेज प्लेज पॉनर एंड पॉनी डिफाइन। ठीक है, सबसे पहले द बेलमेंट ऑफ अ गुड एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस और ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। बेलमेंट ऑफ गुड्स, अच्छा प्लेज क्या है? बेलमेंट ऑफ प्लेज ये है कि जब आप जो है क्या करते हैं, सिक्योरिटी के लिए कोई गुड्स जो है वो आप क्या करते हो, गिरवी रखवाते हो किसके पास? बेली के पास। ठीक है, तो वो क्या है? बेलमेंट ऑफ प्लेज है। अब इसमें जो पार्टीज़ हैं वो जो द बेलर जो है इस केस में पोनर कहलाता है, और द बेली जो है वो पोनी कहलाता है, और प्लेजी भी खिलाता है, और पोनर प्लेजर भी खिलाता है। ठीक है, आप सिक्योरिटी के लिए कोई गुड्स जो है वो गिरवी रखवाते हो बेलमेंट में, बेलर जो है वो रखवाता है और लोन लेता है सिक्योरिटी में अपने कोई गुड्स जो है मूवेबल प्रॉपर्टी। प्लेज में हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी दी जाती है, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी अपनी कोई भी सिक्योरिटी के लिए देता है। बेली को पोनर जो है पोनी को देता है। ठीक है, तो ये क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज हो गया। अब हमारे पास सेक्शन जो आ जाता है वो है सेक्शन 173, पोनीज राइट ऑफ रिटेनर। The pony may retain the goods pledged not only for the payment of the debt or the performance of the promise, but for the interest of the debt and all necessary expenses incurred by him in the respect of the possession for the preservation of the goods pledged। इसमें ये बताया गया है, सेक्शन 173 में ये बताता है कि पोनर की ड्यूटी है और पोनी का राइट है कि जो वो गुड्स को जो है जब तक प्रिजर्व करके रखता है, ठीक है, तो वो तब तक उसको अपने पास रखेगा जब तक पोनर जो है वो लोन का अमाउंट और जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर वो पे नहीं कर देता, वो उस गुड्स को अपने पास प्रिजर्व करके रखेगा। लेकिन पोनी जो है वो अगर उसको प्रिजर्व करके रख रहा है, अपने पास रख रहा है उस गुड्स को, तो वो उन्हीं के रिगार्डिंग रखेगा जिसके रिगार्डिंग उसने लोन लिया है पोनर ने। पहले वाले किसी खाता खोल के नहीं बैठ जाएगा, वो उसी के रिगार्डिंग उससे जो है वो उसको प्रिजर्व करके रखेगा उन गुड्स को। इसके बाद हमारे पास जो सेक्शन आता है वो है 174, Pawnee not to retain for debt or promise other than that for which goods pledged presumption in case of subsequent advances. The pawnee shall not, in the absence of a contract to that effect, retain the goods pledged for any debt or promise other than the debt or promise for which they are pledged, but such contract in the absence of anything to the contrary shall be presumed in regard to subsequent advance made by the pawnee। 174 में सिर्फ इतनी सी बात की गई है कि पोनी जो है वो गुड्स को अपने पास नहीं रख सकता किसी और के रिगार्डिंग। समझ आ रही है? जब अगर पोनर ने जब अगर अपना जो है वो अमाउंट पे कर दिया जो उसने लोन लिया था, तो फिर पोनी उसको प्रिजर्व करके नहीं रख सकता। पुराने किसी खाते के लिए उसको गुड्स को प्रिजर्व करके नहीं रखेगा कि ये वाला भाई पोनी जो है वो पोनर को बोले कि ये पिछला आपने मेरा लोन देना था, तो उसके रिगार्डिंग में हाँ ये हो सकता है कि सब्सिक्वेंट एडवांस के लिए रख सकता है, प्रीवियस के लिए नहीं रख सकता। सब्सिक्वेंट एडवांस यहाँ पे वर्ड यूज़ किया हुआ है, लेकिन ये सब्सिक्वेंट एडवांस यानी कि पोनी जो है पोनर ये कह सकता है पोनर कि भाई मैं आगे भी फ्यूचर में आपसे जो है वो लोन लेने का इरादा रखता हूँ, तो आप ऐसा करें कि ये मेरे गुड्स जो है अपने पास प्रिजर्व करके रख लें, अपने पास रिटेन कर लें। तो वो हो सकता है सब्सिक्वेंट एडवांस में हो सकता है, प्रीवियस के लिए नहीं हो सकता। इसके बाद हमारे पास सेक्शन आ जाता है सेक्शन 175, पोनीज राइट एज टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड। The pawnee is entitled to receive from the pawnee extraordinary expenses incurred by him for the preservation of the goods pledged। 175 में सिर्फ इतनी बात की गई है कि पोनी जो है वो एंटाइटल है कि वो रिसीव करे वो तमाम खर्चे जो गुड्स को मेंटेन करने के लिए पोनी ने किए हैं। वो पोनर का फ़र्ज़ है, लाइबिलिटी है कि वो खर्चा पोनी को पे करेगा। जो भी गुड्स को रखने में मेंटेन करने में खर्चा आया है वो उसने किसने देना है? वो जो है जनाब पोनर जो है वो पे करेगा पोनी को।
इसके बाद हमारा सेक्शन आ जाता है 176 पॉन इज राइट वियर पोनर मेक्स डिफॉल्ट इफ द पोनर मेक डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ द डेट और परफॉर्मेंस एट द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ द प्रॉमिस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द गुड्स वर प्लेस्ड the pawnee may bring a suit against the pawnee upon the debt or promise and retain the goods pledged as collateral security, or he may sell the thing pledged or giving the pawnee reasonable notice of the sale. If the proceeds of the such sale are less than the amount due in respect of the debt or promise, the pawnee is still liable to pay the balance. If the proceeds of the sale are greater than the amount also due, the pawnee shall pay over the surplus of the pawnee. अब 176 में सिर्फ इतनी सी बात की गई है कि पोनर अगर डिफ़ॉल्ट करता है, अगर वो पे नहीं करता, पोनर वो अमाउंट पे नहीं करता जो उसने लिया होता है पोनी से, और उसके गुड्स तो उधर सिक्योरिटी के तौर पर पड़े हुए होते हैं, तो क्या है इसमें यह है कि पोनी अगर पोनर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो पोनी अब क्या करेगा, अब उसके पास उसके गुड्स तो पड़े हुए हैं, अब वो उनको सेल करने का भी हक रखता है, वो सेल कर सकता है, उसके खिलाफ जो है वो शू भी कर सकता है। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ना, देखें, रिटेन द गुड प्लेज और कर्टेसी ही मे सेल द थिंग्स प्लेज और गिविंग द पोनर रीजनेबल नोटिस। ठीक है, रीजनेबल नोटिस भी दे सकता है उसको कि भाई उसने सेल कर दी हैं, और ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द पोनर, और ये देखें ब्रिंग अ सूट, दो चीज़ें कर सकता है, सूट भी कर सकता है उसके खिलाफ, और जो गुड्स उसने उसके जो है वो प्लेज किए होते हैं वो भी उसके खिलाफ क्या कर सकता है, उनको सेल कर सकता है। अब सेल कर दिया, अब सेल करने पर यह है कि अब उसको अगर तो वो अमाउंट जो है वो, मतलब अगर जैसे फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल लेते हैं, ए है, ए ने बी से क्या लिया, पोनर है ये, ठीक है, ये पोनर और ये पोनी, इसने इससे लोन लिया और अपनी ज्वेलरी गिरवी रख दी, 1,30,000 लोन लिया, ठीक है, और गिरवी रख दी इसने अपनी ज्वेलरी इसके पास। अब क्या हुआ कि ये डिफ़ॉल्ट कर देता है, पे नहीं करता, अब इसने इसको सेल किया तो ये इसकी अमाउंट आई, समझे 1,50,000। अब इसको जो प्रॉफिट हो रहा है 20,000 का ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, अब ये पोनर जो है ये इससे रिकवर कर सकता है ये अमाउंट। एक सूरत ये होगी। दूसरी सूरत ये है कि ए जो है वो पोनर है, बी पोनी है, इसने इसको जो है वो चीज़ ज्वेलरी जो दी उसकी कीमत जो लगी वो 90,000 लगी, और इसने लोन जो है 1,30,000 रुपया लिया, तो अब इसको यहाँ पे नुकसान हो रहा है, तो ये इससे स्टिल रिकवर कर सकता है। अगर कम आ रहा है तो वो सरप्लस उसने उससे रिकवर करना है, बस ये सारा इसमें सिचुएशन है। इसके बाद हमारे पास सेक्शन आ जाता है 177 डिफॉल्टिंग पॉनर्स राइट टू रिडीम। If a time is stipulated for the payment of the debt or performance of the promise for which the pledge is made, and the pawnee makes default in the payment of the debt or performance of the promise at the stipulated time, he may redeem the goods pledged at any subsequent time before the actual sale of them, but he must in that case pay in addition any expense which have arisen from his default. 177 हमें ये बताता है कि लोन वापस करने का, पोनर ने लोन वापस करने का टाइम फिक्स था और पोनर डिफ़ॉल्ट कर देता है तब भी, ठीक है। अब पोनर उसको तब तक अपनी चीज़ को रिडीम करा सकता है, छुड़वा सकता है पोनी से, ठीक है, उसको रिडीम करा सकता है, प्लेस जो है ख़त्म कर सकता है तब तक जब तक वो सेल नहीं करता चीज़। सेल कर दी तो फिर तो वो किस्सा ही अलग हो जाएगा ना, जब सेल नहीं करेगा जब तक, तो वो उसको रिडीम करा सकता है, उसको छुड़वा सकता है, रिलीज़ करा सकता है पोनी से, सेल से पहले रिडीम करा सकता है, ठीक है। तो वो जब भी अप्लाई करे तो वो उसको रिडीम करवा सकता है। कौन, यहाँ पे बात हो रही है पोनर की, बात हो रही है कि वो किसी भी टाइम जो है जब तक सेल नहीं होती चीज़ तब